ये गेम केवल एक ही खिलाड़ी खेल रहा था, लेकिन उस आदमी ने इसे पूरे 20 साल तक खेला और जिस दिन उसने गेम के सभी लेवल पूरे कर लिए, उसी दिन गेम की दुनिया असलियत में आ गई। हर इंसान के सामने एक मिशन पैनल दिखाई दिया। उस पर लिखा था कि सभी लोगों को 90 दिनों के भीतर ट्रायल टावर की अगली मंजिल पार करनी होगी, नहीं तो पूरी मानव जाति नष्ट हो जाएगी। जब मुझे यह खबर पता चली तो मेरे पसीने छूट गए, लेकिन मैं जल्दी ही शांत हो गया, क्योंकि घबराने से कोई समस्या हल नहीं होती। अगर ट्रायल टावर सच में हकीकत बन चुका है तो मुझे तुरंत जाकर वह उपकरण हासिल करना होगा। जब मैं शहर के बीचों बीच पहुंचा तो देखा कि वहां पूरी तरह अफरा तफरी मची हुई थी। हर कोई वहां से भागना चाहता था, लेकिन मेरी सोच उनसे बिल्कुल अलग थी। मैं अकेला भूमिगत शॉपिंग मॉल की ओर चला गया, क्योंकि गेम की सेटिंग के अनुसार वहीं टावर के बाहर का एक विशेष क्षेत्र होना चाहिए था। और जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। जैसे ही मैं मॉल के अंदर पहुंचा, मिशन पैनल से सूचना आई, आप खजाना क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। मैंने वहां मौजूद लोगों की आंखों को देखकर समझ लिया कि वे सभी ट्रायल टावर खेल चुके थे। उन्हें पता था कि यहाँ मिलने वाले उपकरणों की संख्या सीमित है, इसलिए हर किसी की नजरों में दुश्मनी साफ दिखाई दे रही थी। उसी समय पीछे से किसी ने अचानक मेरा नाम पुकारा। वह था मेरी पुरानी कॉन्ट्रैक्ट कंपनी का प्रतिनिधि ली जोंगक्सू। वह 5 लाख फॉलोअर्स वाला एक इंटरनेट इन्फ्लुएंसर भी था। मैं थोड़ा चौंक गया और अनायास पूछ बैठा, क्या इस समय तुम्हारी लाइव स्ट्रीम नहीं होती? उसने पीछे की ओर इशारा करते हुए कहा, अब कौन सा समय रह गया है लाइव स्ट्रीम करने का? लेकिन यह बताओ, तुम इस गेम में आखिर किस मंजिल तक पहुंचे थे? मुझे याद है पहले तुम इसे बहुत गंभीरता से नहीं खेलते थे। मैंने उसके सवाल का सच सच जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसकी कंपनी लंबे समय से अपने स्ट्रीमर्स का शोषण करती आ रही थी। अनुचित कॉन्ट्रैक्ट देकर उन्हें और गहरे संकट में धकेल देती थी। और इतनी ताकत होने के बावजूद उसने न केवल उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि उनकी आवाज को पूरी तरह अनदेखा कर दिया। इसलिए मैंने उससे अच्छे से बात नहीं की, बल्कि मेरा मन तो उसे जोर से पीटने का कर रहा था। जमीन पर गिरे हुए ली जोंगक्सू को देखकर मुझे बहुत संतोष हुआ, लेकिन अभी उसे सबक सिखाने का समय नहीं था, क्योंकि वह चीज जल्द ही प्रकट होने वाली थी। और जैसा मैंने सोचा था, अगले ही पल मॉल के बीचों बीच अचानक एक विशाल प्राचीन पेड़ उग आया। मैं हल्का सा मुस्कुराया, बिल्कुल ट्रायल टावर जैसा। अगर कोई ग्रीडी रेड ट्री का फल खा ले तो उसकी सभी क्षमताएं हमेशा के लिए बढ़ जाती हैं, लेकिन ऐसे फल कुल मिलाकर केवल 4 ही थे। इसलिए उनके लिए मुकाबला बेहद जबरदस्त होने वाला था। ली जोंगक्सू बहुत नाराज होकर बोला, अगर तुम मेरे साथ मिल जाते तो कम से कम हम एक फल तो हासिल कर ही लेते और आधा आधा बांट लेते, लेकिन अब तुम्हारी वजह से हमें बस यहाँ खड़े होकर दूसरों को देखना पड़ रहा है। उसकी बात सुनकर मैंने कोई ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा, जिसे गेम की समझ नहीं है वह चुपचाप यहीं खड़ा रहे, बस मेरा प्रदर्शन देखना, क्योंकि नए खिलाड़ी सिर्फ फल खाने पर ध्यान देते हैं, लेकिन असली माहिर लोग इस विकृत और हिंसक प्रक्रिया का आनंद लेते हैं। जैसे ही सभी फल खा लिए जाते हैं, ग्रीडी रेड ट्री पूरी तरह बेकाबू हो जाता है। जमीन से उसकी कई शाखाएं निकलकर इंसानों पर हमला करने लगी है। सामने का भयानक दृश्य देखकर मेरे चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। बाकी लोग डर के मारे बुरी तरह घबरा चुके थे और वहां से भागना चाहते थे। यहाँ तक कि ली जोंगक्सू भी चुपचाप भागने लगा, लेकिन मैंने उसे रोककर कहा, क्या तुम अभी ही हार मान रहे हो? असली खजाना तो तभी मिलता है जब सारे फल तोड़कर खा लिए जाते हैं। मेरी बात सुनकर उसे समझ आया कि मुझे पहले उन फलों में कोई दिलचस्पी क्यों नहीं थी। इसलिए उसने भागने का इरादा छोड़ दिया और पूछा, अब हमें क्या करना चाहिए? मैंने कहा, बहुत आसान है, बस इसे खोदकर निकालना होगा, लेकिन अगर कोई अकेला जाएगा तो वह आसानी से निशाना बन जाएगा। इसलिए हमें दोनों तरफ से अलग अलग इसके पास पहुंचना होगा। योजना समझाने के बाद मैं सबसे पहले आगे बढ़ गया, लेकिन ली जोंगक्सू ने योजना के अनुसार काम नहीं किया। वह एक तरफ खड़ा होकर मेरा मजाक उड़ाने लगा, जाओ आराम से चारा बनो। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि मैं पहले ही उसकी चाल समझ चुका था। असल में दूर खड़ा वही असली चारा था। जब पेड़ की शाखाओं ने उसके पूरे शरीर को जकड़ लिया, तब जाकर ली जोंगक्सू को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह घबराकर मुझसे मदद मांगने लगा, लेकिन मैंने ताना मारते हुए कहा, सपने देखना बंद करो। अगर इतनी ही शिकायत है तो अपनी सर्वशक्तिमान कंपनी की लीगल टीम से जाकर मेरे खिलाफ मुकदमा कर देना, बशर्ते तुम यहाँ से जिंदा निकल सको। इसके बाद मैं सीधे उस विशाल पेड़ के सामने पहुंच गया। अब मुझे सिर्फ गेम की तरह उसे हमला करने के लिए उकसाना था, ताकि उसकी शाखाएं आपस में टकराकर उसी के शरीर पर वार करें। जब रेड ट्री कोर दिखाई दिया, तब मुझे पता था कि आगे के हमलों से पूरी तरह बच पाना मेरे लिए भी संभव नहीं होगा। मैं सिर्फ अपने हाथ की लकड़ी से आने वाली शाखाओं को रोक सकता था। इस बात से मुझे बिल्कुल डर नहीं था, क्योंकि गेम की दुनिया में रहते हुए मैं इस हरकत को न जाने कितनी बार दोहरा चुका था। इसी तरह मैं धीरे धीरे ग्रीडी रेड ट्री के और करीब पहुंचता गया। तभी उसने अपना अंतिम चरण शुरू कर दिया। उसने अनगिनत नींद लाने वाली तितलियां मेरी ओर छोड़ दी। यह देखकर मैंने तुरंत अपनी नाक और मुंह ढक लिया, क्योंकि ये तितलियां अपनी रक्षा के लिए ऐसी धूल फैलाती थीं जिसमें नींद लाने वाले तत्व होते थे। ये धूल सांस के जरिए शरीर के अंदर पहुंच जाती थी। अगर खिलाड़ी को इससे बचने का तरीका नहीं पता हो तो वह पल भर में इसकी चपेट में आ जाएगा। और इससे बचने का तरीका भी बहुत आसान था, बस अपनी सांस रोक लो, फिर ये चीजें खिलाड़ी के लिए बिल्कुल भी खतरा नहीं बनेंगी। आखिरकार मेरी आखिरी चोट पड़ते ही रेड ट्री कोर से तेज रोशनी निकलने लगी। जैसे जैसे वह रोशनी धीरे धीरे गायब हुई, ग्रीडी रेड ट्री राख बनकर बिखर गया। उसी समय मिशन पैनल से बधाई का संदेश आया। बधाई हो, आपने सबसे पहले ग्रीडी रेड ट्री को पराजित किया है। यह देखकर मैंने आखिरकार राहत की सांस ली। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि पहले जिन लड़ाई की रणनीतियों
शर्तों और सही समय पर वार करने का बार बार अभ्यास किया था, वे आज सचमुच काम आएंगी। लगता है इतने वर्षों की मेरी मेहनत बेकार नहीं गई। इसी दौरान मिशन पैनल से एक और सूचना आई, आपकी उपलब्धि कल की रैंकिंग सूची में पूरे एक दिन तक प्रदर्शित की जाएगी, कृपया अपना नाम दर्ज करें। यह देखकर मेरा सिर दर्द करने लगा। फिर से मेरा नाम पूछ रहे हैं। इस बार भी मैंने अपना नाम बताने का इरादा छोड़ दिया, क्योंकि मैं अपनी सारी जानकारी छिपा कर रखना चाहता था। अगर मेरी पहचान उजागर हो गई तो सबका ध्यान मेरी तरफ चला जाएगा और इससे आगे की मेरी योजनाओं पर असर पड़ेगा। पहचान की समस्या सुलझाने के बाद मैंने अपना हाथ ग्रीडी रेड ट्री के अंदर डाला। वहां मुझे एक चमकता हुआ मोती मिला। ध्यान से जांच करने के बाद मैं पूरी तरह निश्चित हो गया कि यही रेड ट्री एसेंस पियोनी था। मैंने उसे कसकर अपनी मुट्ठी में पकड़ लिया, क्योंकि ये फल से कहीं ज्यादा कीमती था। हालांकि फल पहली बार खाने पर स्थायी रूप से 3 गुण बढ़ाता था और उसका प्रभाव दोबारा नहीं मिलता था, लेकिन पियोनी खाने पर कम से कम 12 बोनस पॉइंट मिलते थे। इसलिए फल छोड़कर सीधे ज्यादा इनाम देने वाले पियोनी को चुनना ही सबसे फायदेमंद फैसला था। आखिर हर एक लेवल बढ़ने पर केवल 3 बोनस पॉइंट मिलते थे, जबकि यह एक पियोनी अकेले ही 4 लेवल के बराबर था। इतना ही नहीं, मैंने ट्रायल टॉवर की 50 से भी ज्यादा मंजिलें पार की थी, लेकिन फिर भी इससे ज्यादा किफायती चीज कभी नहीं देखी थी। इसलिए मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के पियोनी खा लिया। मैं बेसब्री से उसका असर देखना चाहता था। जब मैंने देखा कि मेरे बोनस पॉइंट 0 से बढ़कर सीधे 12 हो गए हैं, तो मैं मन ही मन सोचने लगा, क्या अब मैं पहले लेवल का सबसे ताकतवर इंसान बन गया हूँ? लगभग 1 घंटे बाद ग्रीडी रेड ट्री को हराने की खबर सभी फोरमों पर फैल गई। उससे जुड़ा वीडियो भी 10 मिनट बाद अपलोड हो गया। फोरम का कमेंट सेक्शन पूरी तरह भर गया। हर कोई शक कर रहा था, क्या सच में कोई गेम की शुरुआत में ही उस पेड़ को हरा सकता है? शुरुआत में ज्यादातर लोगों को इस बात पर यकीन ही नहीं हुआ। उन्हें लगा कि मैंने कोई चाल या शॉर्टकट इस्तेमाल किया होगा। लेकिन जैसे ही वीडियो इंटरनेट पर अपलोड हुआ, लोगों के शक धीरे धीरे खत्म हो गए। हालांकि अब नई तरह की टिप्पणियां आने लगी। कई लोग मुझे बहुत ऊंची तनख्वाह देकर अपनी कंपनी में नौकरी देने की पेशकश कर रहे थे। ऐसी टिप्पणियां देखकर मैं बिल्कुल निरुत्तर रह गया। क्या वह वीडियो सच में इतना कमाल का था? हालांकि पहले लेवल पर रहते हुए ग्रीडी रेड ट्री को हराना सचमुच बहुत मुश्किल था। जिन लोगों ने ट्रायल टॉवर की ऊंची मंजिलें नहीं खेली थी, उनके लिए ऐसा सोचना स्वाभाविक था। लेकिन चाहे जो भी हो, 10 अरब की रकम सचमुच बहुत आकर्षक थी। आखिर मैं हमेशा से बेहद गरीबी में जीता आया था। अगर ये पैसा मुझे एक दिन पहले मिलता तो मैं बिना एक पल सोचे उनकी पेशकश स्वीकार कर लेता। लेकिन अब चाहे कोई मुझे 10 अरब दे या 100 अरब, मैं अपनी जानकारी किसी के साथ साझा नहीं करूंगा, क्योंकि इस समय सबसे कीमती चीज जानकारी पर एकाधिकार है। अपना फैसला करने के बाद मैंने मोबाइल निकाला और सोचने लगा कि अब मुझे अगली जगह कहां जाना चाहिए। गेम में ट्रायल टॉवर से निकली जादुई शक्ति पूरे एस सिटी में फैल चुकी थी। हालांकि ज्यादातर जगहों पर इसका कोई असर नहीं पड़ा था, लेकिन एक चीज पूरी तरह बदल चुकी थी। वह थी टॉवर के बाहर मौजूद अवशेष अपवित्र अवशेष बन चुके थे। हालांकि वे असली पवित्र अवशेष नहीं थे, क्योंकि असली पौराणिक शक्तियों वाले पवित्र अवशेष अब भी टॉवर के अंदर ही सुरक्षित थे। टॉवर के बाहर मौजूद पवित्र अवशेष केवल उनकी प्रतिकृतियां थीं, और इन प्रतिकृतियों को सबसे ज्यादा संख्या में पाने की जगह थी शहर के बीचों बीच स्थित संग्रहालय। लेकिन समस्या यह थी कि उस जगह पर नजर रखने वाले लोग बिल्कुल कम नहीं होने वाले थे। आखिर केवल एस सिटी में ही ग्रीडी रेड ट्री के 7 स्थान मौजूद है, जबकि संग्रहालय ये एक बिल्कुल अनोखी वस्तु थी। इसलिए इस अवशेष पर नजर रखने वाले लोग हर जगह से यहाँ जरूर आने वाले थे, और उन लोगों में 1-2 असली माहिर भी जरूर होंगे। मुझे भी बहुत सावधान रहना होगा। लेकिन जब मैं सचमुच संग्रहालय पहुंचा तो पाया कि यहाँ मेरी उम्मीद से भी ज्यादा सन्नाटा था। लेकिन सामने का दृश्य देखकर मेरे पूरे शरीर में ठंडा पसीना छूट गया। मेरा अंदाजा बिल्कुल सही था, कोई मुझसे पहले ही यहाँ पहुंच चुका था। बस मैंने यह नहीं सोचा था कि वह इतना निर्दयी होगा। गेम को वास्तविक दुनिया में आए अभी कुछ ही दिन हुए थे और उसने खुलेआम लोगों की हत्या शुरू कर दी थी। हालांकि मुझे पहले से ही अंदाजा था कि दुनिया बदलने के साथ साथ इंसान भी बदल जाएंगे, लेकिन कल्पना और हकीकत के बीच का फर्क मेरी सोच से कहीं ज्यादा था। अगर मेरा अंदाजा सही है तो यहाँ आए सभी लोगों का निशाना मध्य युगीन प्रदर्शनी कक्ष में रखा वही अवशेष था। वह था ग्रेट ईस्टर्न फिश मैप। बेशक वे उसे देखने के लिए नहीं आए थे, बल्कि इसलिए कि उस प्राचीन नक्शे में जादुई शक्ति समाई हुई थी और उसमें ट्रायल टॉवर से जुड़ी जानकारी दर्ज थी। इसी वजह से वह अनगिनत खिलाड़ियों की सबसे चाही हुई वस्तु बन गया था। कहाँ भूल भुलैया है, कहाँ खंडहर है, कहाँ कौन सा उपकरण मिलेगा और कहाँ कौन सा राक्षस है, उस नक्शे में सब कुछ साफ साफ लिखा हुआ था। हालांकि उसमें केवल पहले 10 मंजिलों की जानकारी थी, लेकिन वह भी खिलाड़ियों की आंखें चमकाने के लिए काफी थी। इसलिए वे सभी उसी नक्शे के लिए लड़ रहे थे, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि सबसे कीमती अवशेष वास्तव में जमीन के नीचे छिपा हुआ है। और मैं भी उसी चीज के लिए यहाँ आया था। उसी समय संग्रहालय की दूसरी मंजिल पर अब भी अफरा तफरी मची हुई थी। हर कोई अपनी अपनी पसंद की चीज छीनने में लगा था। तभी एक जोरदार आवाज गूंजी। सभी लोग रुक गए और आवाज की दिशा में देखने लगे। उन्होंने देखा कि एक आदमी सीना ताने बेहद घमंड से खड़ा था। उसने ऊंची आवाज में कहा, अब से अगर किसी ने भी एक कदम आगे बढ़ाया तो वह मेरे हाथों मारा जाएगा। उसकी बात सुनकर किसी ने भी उसे गंभीरता से नहीं लिया। एक आदमी ने हथौड़ा उठाकर उसे धमकाते हुए कहा, अगर तूने दोबारा हरकत की तो मैं तेरा सिर फोड़ दूंगा। उस आदमी ने हंसते हुए कहा, अगर तेरे बस की बात है तो करके देख। इतना कहते ही उसकी आंखें लाल चमकने लगी और उसके दोनों हाथ बदलने लगे। पत्थर की एक मोटी परत उसकी बाहों पर चढ़ गई। यह देखकर कई लोग घबरा गए, क्योंकि जन्मजात क्षमता बहुत
बहुत खतरनाक होती है। पूरी तरह बदलने के बाद वह आदमी बोला, यह नक्शा अब मेरा है, सब लोग यहाँ से हट जाओ। जब उसे लगा कि खजाना अब उसके हाथ लगने ही वाला है, तभी पीछे से एक आवाज आई, तुम कहते हो कि नक्शा तुम्हारा है? मैं इससे सहमत नहीं हूँ। उसने मुड़कर देखा, सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था जिसे ठीक से चलने में भी मुश्किल हो रही थी। वह आदमी हैरान होकर बोला, लगता है तुम्हें अभी तक हालात समझ नहीं आए। तुम्हारी गर्दन तो मैं मुर्गी की तरह एक हाथ से मरोड़ दूंगा। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, युवा, तुम्हारी जुबान बहुत कड़वी है, क्या बारूद खाकर आए हो? इतना कहकर उसने एक उंगली उठाई और हवा में घुमाई। अचानक हल्की लाल रोशनी दिखाई दी और धीरे धीरे एक छोटा आग का गोला बन गया। ऐसा लग रहा था जैसे वह सचमुच जादू जानता हो, लेकिन उसने सामने वाले को संभलने का मौका भी नहीं दिया। उसने उंगली से हल्का सा इशारा किया और आग का गोला सीधे उस आदमी की ओर उड़ गया। अचानक हुए इस हमले से वह बिल्कुल भी नहीं संभल पाया। उसका पूरा शरीर आग की लपटों में घिर गया। कुछ ही पल में वह जलकर काली लाश बन गया और घुटनों के बल गिर पड़ा। इतना भयानक दृश्य देखने के बाद भी बूढ़े को जरा भी पछतावा नहीं हुआ। उल्टा उसने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, अपने मुंह से आग निकाली थी, अब खुद ही जल गया। तभी उसके पीछे खड़ी एक लड़की बोली, आग का जादू सचमुच बहुत खतरनाक है। तुम्हारे साथ मिलकर काम करना सही फैसला था, लेकिन अब आगे का काम मुझे करने दो। मैं भी देखना चाहती हूँ कि वह कितना ताकतवर है। इतना कहकर उसने अपने बैग से अनुबिस की एक पत्थर की मूर्ति निकाली और जमीन पर रख दी। फिर उसने सामने देखते हुए आदेश दिया, हमारे रास्ते में आने वाले हर इंसान को खत्म कर दो। आदेश मिलते ही अनुबिस के पूरे शरीर से तेज रोशनी निकली। रोशनी गायब होने पर उसकी लंबाई 3 मीटर हो चुकी थी। इसके बाद लड़की ने सभी लोगों से कहा, अपने बैग में मौजूद सभी अवशेष मेरे हवाले कर दो। सब लोग बेबस थे। उन्होंने बस इतना कहा, आज तो हमारी किस्मत ही खराब है। एक ही दिन में इतने जागृत माहिर खिलाड़ियों से सामना हो गया। इसके बाद उन्होंने अपने छीने हुए सभी अवशेष जमीन पर रख दिए। आखिर जान से बढ़कर कोई चीज नहीं होती। इतने सारे अवशेष पाकर लड़की खुशी से ताली बजाने लगी। उसे लगा सब कुछ उसकी उम्मीद से भी आसान रहा, लेकिन जब उसने दोबारा आंखें खोली तो उसका चेहरा तुरंत उतर गया, क्योंकि उस समय मैं अपने सबसे जरूरी अवशेष की तलाश में लगा हुआ था। मैंने उनकी तरफ देखा तक नहीं, बल्कि मैं अपने आप से बड़बड़ा रहा था। इन लोगों को इतनी पुरानी कलाकृतियों के प्रति जरा भी सम्मान नहीं है, सचमुच निराशाजनक है। तभी जमीन पर पड़ी एक पुरानी पेंटिंग पर मेरी नजर गई। मैंने उसे उठाकर उस पर जमी धूल झाड़ दी, लेकिन लड़की को मेरा यह काम उसकी सत्ता को चुनौती देने जैसा लगा। वह गुस्से से दांत पीसने लगी। उसने तुरंत अनुबिस को आदेश दिया कि मुझे मार डाले और बाकी लोगों के सामने मिसाल बना दे। आदेश मिलते ही अनुबिस ने बिना झिझक अपना भाला मेरी ओर फेंक दिया, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं घबराया। मैंने बस हाथ लहराया और आने वाले हमले को आसानी से दूर उछाल दिया। भाला भी एक तरफ जाकर गिर पड़ा। यह दृश्य देखकर वहां मौजूद सभी लोग दंग रह गए। मैंने सामने खड़ी लड़की का मजाक उड़ाते हुए कहा, लगता है तुम्हारा छोटा कुत्ता अपना इकलौता हथियार भी खो चुका है, अब क्या करोगी? मेरी बात सुनते ही लड़की का लड़ने का इरादा और भी मजबूत हो गया। उसने तुरंत अपने पीछे रखा बैग खोलना शुरू किया। उसमें से उसने और भी कई पत्थर की मूर्तियां निकाल ली। वह उन सभी को एक साथ बुलाना चाहती थी। यह सब करने के बाद वह बुरी तरह हांफने लगी। उसके माथे से लगातार पसीना बह रहा था। फिर भी उसने दांत भींचकर मुझसे कहा, अब भी क्या तुम्हारे चेहरे पर यही मुस्कान रहेगी? उसकी चुनौती सुनकर मैंने हल्की सी तारीफ करते हुए कहा, इतनी कम जादुई शक्ति में एक 7-5 कुत्तों को नियंत्रित कर लेना मानना पड़ेगा। तुम में कुछ काबिलियत तो है। और अब भी जो बूढ़ा आदमी जादू इस्तेमाल कर रहा था, यह देखकर सचमुच हैरानी होती है कि सिर्फ कुछ ही दिनों में इतने पुराने खिलाड़ी नौसिखियों की श्रेणी से बाहर निकल आए हैं। लेकिन मेरी यह बात लड़की को बिल्कुल पसंद नहीं आई। वह गुस्से में बोली, क्या मतलब कुछ काबिलियत? मैंने उसकी बात का गलत मतलब समझ लिया। मैंने हाथ से इशारा करके उसके स्तर का अंदाजा दिखाया। इससे वह मुझसे और भी ज्यादा नफरत करने लगी। उसे लगा कि मैं जानबूझकर अकड़ दिखा रहा हूँ। तब मैंने कहा, अगर ऐसा है तो तुम्हें हमारे बीच का असली फर्क दिखा ही देता हूँ। इतना कहकर मैंने अपनी जादुई शक्ति उस पुरानी पेंटिंग में प्रवाहित की और उसे हवा में उछाल दिया। जैसे ही वह चित्र धीरे धीरे खुला, उसके अंदर बने बाग से सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। अगले ही पल मिशन पैनल से सूचना आई, आपने पाइन टाइगर अवशेष में जादुई शक्ति प्रवाहित की है। पर्वतों का शासक प्रकट हो चुका है। मैंने अभी अभी प्रकट हुए विशाल बाघ के सिर पर हाथ फेरा और घमंड से कहा, रेगिस्तान के गीदड़ की इतनी हिम्मत कि वह पर्वतों के स्वामी को ललकारे। फिर मैंने सामने इशारा करते हुए आदेश दिया, माउंटेन लॉर्ड, इन सबको खा जाओ। मेरे द्वारा बुलाए गए माउंटेन लॉर्ड के सामने वे पांचों अनुबिस बिल्कुल भी टिक नहीं पाए। कुछ ही क्षणों में वे सभी उसके द्वारा निगल लिए गए। लड़की अब तक सदमे से बाहर नहीं निकल पाई थी। उसने अवशेषों को इस्तेमाल करने के कई तरीके सुने थे, लेकिन ऐसा तरीका उसने पहले कभी नहीं देखा था। इतना ही नहीं, मेरे शरीर से निकल रही जादुई शक्ति इतनी प्रबल थी कि उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी अपनी त्वचा फट जाएगी। उसने मन ही मन सोचा, क्या मैं सच में इतने शक्तिशाली इंसान को हरा सकती हूँ? आखिरकार उस भयानक दबाव के आगे उसके घुटने जवाब दे गए। वह बेबस होकर जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई। उसे हमेशा लगता था कि पत्थर की मूर्तियां ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन सामने खड़े इस आदमी ने उसकी सारी धारणाएं तोड़ दी थी। ये आखिर है कौन? ये इतना ताकतवर कैसे हो सका है? मैंने लड़की की ओर देखते हुए कहा, जो चीज मेरे काम की है वह मुझे दे दो। लेकिन उसने मेरी बात का गलत मतलब निकाल लिया। उसे लगा कि मेरी नजर उसकी इज्जत पर है, इसीलिए उसने तुरंत अपने कपड़ों को कसकर पकड़ लिया। मैं उसके पास गया और शांत स्वर में बोला, मुझे सिर्फ टूटनखामुन का मुखौटा चाहिए। लेकिन यह सुनकर वह और भी गुस्सा हो गई। उसे लगा कि मैं जानबूझकर उसका मजाक उड़ा रहा हूँ। मैंने उसे समझाने की जरूरत ही नहीं समझी। मैंने बस हल्का सा उंगली से इशारा किया। अगले ही पल माउंटेन लॉर्ड
लॉर्ड उसके सामने आकर खड़ा हो गया और उसने अपना विशाल मुंह खोल दिया। लड़की डर के मारे तुरंत मान गई। उसने वह अजीब सा मुखौटा मेरे हवाले कर दिया। फिर उसने जिज्ञासा से पूछा, क्या तुम भी यहाँ उस नक्शे के लिए आए हो? उसकी बात सुनकर मुझे अचानक नक्शे की याद आई। मैंने माउंटेन लॉर्ड को आदेश दिया कि यहाँ पहरा दे और किसी को भी मेरे पीछे न आने दे। इसके बाद मैं अकेला संग्रहालय की तीसरी मंजिल की ओर बढ़ गया, क्योंकि वहाँ ट्रायल टॉवर का सबसे शक्तिशाली कौशल मौजूद था। उसे हासिल करने के बाद ही मैं इस दुनिया में निडर होकर चल सकता था। लेकिन जब मैं तीसरी मंजिल पर पहुंचा तो देखा कि वहाँ किसी दूसरी दुनिया जैसी एक रहस्यमयी बाधा फैली हुई थी। वहीं पास खड़ा बूढ़ा आदमी भी चुप हो गया, क्योंकि उसे न तो मेरी पहचान पता थी और न ही यह कि मैं वहाँ तक कैसे पहुंचा। लेकिन जब मैंने उस बाधा का नाम लिया तो उसकी दिलचस्पी जाग उठी। उसने मेरे साथ अपनी जानकारी साझा करते हुए कहा, मैंने इस बाधा पर शारीरिक हमला भी किया और जादू भी इस्तेमाल किया। कई बार कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन मैंने उसकी बात जैसे सुनी ही नहीं। मैं आगे बढ़ा और उस बाधा को हाथ से छूकर ध्यान से जांचने लगा। कुछ देर निरीक्षण करने के बाद मैंने बूढ़े से कहा, मुझे इस बाधा को तोड़ने का एक तरीका पता है, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैंने बूढ़े से कहा, तुम्हें लगातार अग्नि जादू का इस्तेमाल करना होगा, तभी इस बाधा को कमजोर किया जा सकता है। यह सुनते ही बूढ़ा 2 बार हंस पड़ा और बोला, तुम्हारा मतलब है कि जब तुम अंदर जाकर सामान ढूंढोगे तब तक मैं बाहर खड़ा होकर लगातार जादू चलाता रहूं? हाँ, फिलहाल यही सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि मैं लगातार इतना शक्तिशाली हमला नहीं कर सकता कि इस बाधा को तोड़ दूं। और जहां तक नक्शे की बात है वह मैं तुम्हें दे सकता हूं। आखिर मुझे किसी और चीज की जरूरत है? मेरी बात सुनकर बूढ़े ने कुछ देर सोचा। उसे समझ आ गया कि उसके पास मानने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आखिर पूरे दिन भटकने के बाद भी उसे कुछ हासिल नहीं हुआ था। इस हालात में वह अकेले मुझसे मुकाबला भी नहीं कर सकता था। आखिरकार उसने लंबी सांस लेकर मेरी शर्त मान ली। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बिना समय गंवाए उसने लगातार अग्नि जादू चलाना शुरू कर दिया। वह पूरी ताकत से बाधा पर हमला करता रहा। कुछ ही देर बाद एक जोरदार धमाका हुआ। बाधा की सुरक्षा परत में एक दरार पड़ गई। मैंने मौका मिलते ही तुरंत उसके अंदर छलांग लगा दी। अंदर का दृश्य दूसरी मंजिल से बिल्कुल अलग था। लगता था जैसे यहाँ पहले कभी कोई आया ही नहीं, सिर्फ एक चीज गायब थी। लगता था कि वह लड़का पहले ही उसे लेकर जा चुका था और बाहर की बाधा भी शायद उसी ने बनाई थी। लेकिन मुझे हैरानी हुई कि इतना समय बीत जाने के बाद भी वह पहले की तरह ही जोखिम उठाने से डरता था। अपनी मनचाही चीज मिलते ही वह तुरंत चला गया। उसे इस बात की जरा भी परवाह नहीं थी कि बाहर अभी भी लोग लड़ रहे हैं। काफी देर तक ध्यान से खोजने के बाद आखिरकार मुझे वे कुछ चीजें मिल गईं जिनकी मुझे तलाश थी। अब मैं अपनी जन्मजात क्षमता तैयार कर सकता था। यह मेरी सबसे शक्तिशाली क्षमता को पूरा करने वाला आखिरी हिस्सा था। मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के अनुबिस की मूर्ति और होरस की दाहिनी आंख को आपस में मिला दिया। अगले ही पल दोनों पवित्र अवशेष सुनहरी रोशनी में बदल गए और एक दूसरे में समा गए। उसी समय मिशन पैनल से सूचना आई, 2 पवित्र अवशेषों के बीच प्रतिक्रिया शुरू हो गई है। मैं हल्का सा मुस्कुराया। मुझे पता था कि ऐसी सूचना तभी आती है जब सही पवित्र अवशेषों को आपस में मिलाया जाए। लेकिन उसी समय एक और सूचना भी दिखाई दी। अगर मैं यह प्रक्रिया जारी रखता हूँ तो मुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन मुझे जरा भी डर नहीं था। मैंने बिना हिचकिचाए तीसरा नया पवित्र अवशेष लॉन्गपिंग ट्रेजर भी उनके साथ मिला दिया। तीनों अवशेषों के एक होते ही तेज सुनहरी रोशनी चारों ओर फैल गई। मैंने आंखें बंद कर लीं और चुपचाप अंतिम परिणाम का इंतजार करने लगा। कुछ ही देर बाद मिशन पैनल से सूचना आई, बधाई हो, बेहद कम संभावना के बावजूद आपने सफलतापूर्वक पवित्र अवशेषों का संयोजन कर लिया है। आपको नया SS रैंक पवित्र अवशेष आई ऑफ ट्रूथ प्राप्त हुआ है। ये दूसरे खिलाड़ियों का स्टेटस देख सकता है। ये भी पहचान सकता है कि कोई खिलाड़ी सच बोल रहा है या झूठ। इसके अलावा इसे हर दिन केवल 3 बार इस्तेमाल किया जा सकता है। पूरी दुनिया में कुल 5 प्रकार की दिव्य आंखें मौजूद थी और आई ऑफ ट्रूथ उनमें सबसे शक्तिशाली थी। लेकिन संग्रहालय आने का मेरा असली उद्देश्य यह नहीं था। अगले ही पल मिशन पैनल से एक और सूचना आई, बधाई हो, आपने छिपा हुआ मिशन पूरा कर लिया है। 3B रैंक से नीचे की प्रतिकृतियों को मिलाकर आपने S रैंक से ऊपर का उपकरण बना लिया है। आपने जन्मजात क्षमता फ्यूजन प्राप्त कर ली है। यही वह शक्ति थी जिसकी मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी। मैं दुनिया में मौजूद अनगिनत क्षमताओं की प्रतियां बनाकर उन्हें सुरक्षित रख सकता था और फिर उन क्षमताओं को आपस में मिलाकर उनसे और भी शक्तिशाली कौशल बना सकता था। यही मेरी वह अनोखी ताकत थी जिसकी बदौलत मैं ट्रायल टॉवर का सबसे शक्तिशाली इंसान बन सकता था। तभी बाहर से बूढ़े की आवाज आई। लगता था कि अब वह लगातार जादू चलाते चलाते थक चुका था। उसने जल्दी से मुझे बाहर आने के लिए कहा। मैं भी अब ज्यादा देर नहीं रुका। मुझे भी देखना था कि अपनी नई क्षमता की मदद से मैं उस बूढ़े की कौन सी शक्ति की नकल कर सका हूँ। इसलिए मैंने तुरंत आई ऑफ ट्रूथ का इस्तेमाल किया। कॉपी करने योग्य क्षमता, इमोशनल परफॉर्मेंस। यह क्षमता व्यक्ति की सभी भावनाओं को पूरी तरह छिपा देती है। बाहर से वह बिल्कुल सामान्य दिखाई देता है, लेकिन भीतर जो चाहे महसूस कर सकता है। यह शर्त देकर मेरे चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। मैंने धीरे से कहा, यानी मुझे बस उसे गुस्सा दिलाना होगा।